So hello everyone. Today I will be discussing important points in obstetrics. So let's start with the topic of aneuploidy screening test. So in first trimester हम करते हैं ड्यूल टेस्ट. ड्यूल टेस्ट में आएगा पैप ए, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए एंड बीटा एचसीजी. बीटा एचसीजी तो इसको कहते हैं ड्यूल टेस्ट. Combined test means dual test plus knuckle translucency अल्ट्रासाउंड के साथ. ये हम करेंगे 11 to 13 वीक्स पे और इसका सेंसिटिविटी रहता है 85%. इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ट्रिपल टेस्ट 15 to 20 वीक्स पे कौन से होंगे? बीटा एचसीजी, अल्फा फीटोप्रोटीन एंड अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्रायोल. अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्रायोल इसका सेंसिटिविटी रहता है 70%. सो क्वाड्रुपल टेस्ट में ट्रिपल टेस्ट प्लस इनिबिन ए. इनिबिन ए सेंसिटिविटी रहती है 80%. एंड द लास्ट वन इज इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग. इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंबाइंड टेस्ट प्लस क्वाड्रुपल टेस्ट. इसकी सेंसिटिविटी रहती है maximum 94 to 96%. So these are the aneuploidy screening tests for mainly for Down syndrome. Next है prenatal genetic diagnostic test. अगर किसी फीमेल में स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है तो नेक्स्ट क्या स्टेप क्या होगा? डायग्नोस्टिक टेस्ट. सो डायग्नोस्टिक टेस्ट में कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग कब करेंगे? 10 to 13 वीक्स में. यहाँ पे सैंपल्स लेंगे ट्रोफोब्लास्ट. सेकेंड वन है एमनियोसेंटेसिस 15 to 20 वीक्स पे. इसमें सैंपल्स लेते हैं एमनियोसाइट्स. एंड द लास्ट वन इज कॉडोसेंटेसिस. अल्ट्रासाउंड गाइडेड अम्बिलिकल वेसल से हम लेंगे सैंपल ऑफ द ब्लड सैंपल ऑफ द फीटस मोर देन 18 वीक्स पे. इसको कहते हैं कॉडोसेंटेसिस. सो दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एनएसटी कंपोनेंट्स ऑफ एनएसटी. तो व्हाट इज एनएसटी? एनएसटी हम करेंगे एंटीपार्टम पीरियड में. मॉनिटर करेंगे फीटल हार्ट रेट इन ए ग्राफिकल मैनर. तो एनएसटी कब करेंगे? 32 वीक्स ऑनवर्ड. इसमें कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं? फर्स्ट है फीटल हार्ट रेट. ओके. Second one, beat to beat variability. And the third one, fetal heart rate acceleration. Acceleration means जैसे ही fetus की मूवमेंट होती है तो fetal heart rate बढ़ जाएगा. कितना बढ़ जाएगा? 15 beats per minute for 15 seconds. So non-stress stress is considered to be reactive when more than and equal to 2 fetal heart rate accelerating are noted in 20 minutes. So fetal deceleration means sudden fall in fetal heart rate by 15 beats per minute for 15 seconds. सो हम कैसे चेक करते हैं? बाय कार्डियोटोकोग्राफी. इसमें होता क्या है? जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है नॉर्मली तो ब्लड टुवर्ड्स द फीटस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अगर तो फीटस हेल्दी है तो फीटल हार्ट रेट में कोई चेंज नहीं आएगा. बट इफ द फीटल इज कॉम्प्रोमाइज्ड देन क्या होगा? सडन फॉल इन फीटल हार्ट रेट. इसको कहते हैं फीटल डेसेलरेशन. सो फीटल डेसेलेशन के 3 टाइप्स होते हैं: अर्ली, लेट एंड वेरिएबल. सो अर्ली डेसेलेशन इंडिकेट्स हेड compression. Head compression. So late deceleration indicates
uteroplacental insufficiency, and the variable indicates cord compression. So sinusoidal fetal heart rate pattern indicates fetal anemia. कौन सी कंडीशन में हो सकता है? इन केस ऑफ RH आइसोइम्यूनाइजेशन या RH इनकम्पैटिबिलिटी इन्फेक्टेड पेशेंट, या फिर ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, या फिर इन केस ऑफ वैसा प्रीवियर. सो नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी. So insulin resistance occurs in pregnancy mainly due to HPL, human placental lactogen. और मैक्सिमम कब होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस? 24 वीक्स पे, 24 वीक्स के, क्योंकि इस टाइम पे HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन सभी हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं. सो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन कौन सा होगा? ऑक्सीटोसिन. एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन कौन सा होगा? प्रोलैक्टिन. सो कार्डियक आउटपुट स्टार्ट्स टू इंक्रीज बाय 5th week during pregnancy. And the maximum increase in cardiac output occurs by 32 weeks. और आफ्टर डिलीवरी 24 to 48 आवर्स तक जो कार्डिक आउटपुट रहेगा वो रहेगा रेज्ड, और धीरे धीरे अब बाय 10 डेज क्या हो जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा. सो हाईएस्ट कार्डिक आउटपुट इन प्रेगनेंसी कब रहेगा? इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी. मीन्स जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जितना भी ब्लड रहता है यूट्रस में सब चलेगा मैटरनल सर्कुलेशन, जिससे क्या होगा? कार्डियक आउटपुट और बढ़ जाएगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी इन इंडिया? दैट इज न्यूट्रिशनल एनीमिया. एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज फिजियोलॉजिकल एनीमिया, देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. सो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी रहती है? 4 to 6 मिलीग्राम पर डे. एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी, जैसे मैंने आपको बताया है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया, देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. Tablets supplied by Government of India contains 60 milligram of elemental iron plus 500 micrograms of folic acid. So अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टैबलेट सप्लाई किए हैं उसमें है 60 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड. और इन टैबलेट्स को कब स्टार्ट करना है? 180 डेज बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी. So dose of folic acid in pregnancy per day. To prevent NTD, neural tube defect, dose कितनी रहेगी? 400 microgram per day. Okay. With previous history of NTD defect, and if the patient is on anticonvulsants, then 4 milligram per day. And for the treatment of megaloblastic anemia, 1 gram per day. So these are the doses of folic acid. So next topic है amniotic fluid volume disorder. So amount of liquor is maximum, means up to 1 liter. कब होगा? At 32 to 34 weeks of gestation. The major contribution of the amniotic fluid after 20 weeks of gestation क्या रहेगा? Fetal urine. क्योंकि फीटस में जो किडनी है वो स्टार्ट कर देती है प्रोडक्शन ऑफ यूरिन 14 वीक्स के बाद. सो amniotic fluid index
sum of largest vertical diameter of amniotic fluid pocket in each quadrant. So normal value of AFI कितना रहता है 5 to 24 सेंटीमीटर. सो amniotic fluid को मेजर कैसे करेंगे? abdomen को हम डिवाइड करेंगे इन इक्वली 4 क्वाड्रेंट्स A, B, C and D. देन हम मेजर करेंगे वर्टिकल पॉकेट का कितना सेंटीमीटर डीप है और चारों क्वाड्रेंट्स को हम प्लस करेंगे, तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं AFI. एंड सिंगल डीप पॉकेट्स मींस वर्टिकल डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल पॉकेट. जो लार्जेस्ट सिंगल पॉकेट है हम इसी को मेजर करेंगे. इसमें जो नॉर्मल वैल्यू रहती है दैट इज 2 to 8 सेंटीमीटर. 2 to 8 centimeters. So the most common cause of severe oligohydramnios. Oligohydramnios means if the volume of the fluid is less than 200 ml, single deep pocket is less than 2 centimeter and AFI is less than 5 centimeter. So क्या cause रहेगा? Fetal renal anomalies या फिर renal agenesis या फिर renal problems. तो अगर फीटस में किसी तरह की किडनी की प्रॉब्लम रहेगी तो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा? ओलिगोहाइड्रामनियस. एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीवियर पॉलीहाइड्रामनियस क्या रहेगा? ग्रॉस कॉन्जेनाइटल GIT anomalies, then NTD, neural tube defects. And polyhydramnios means if the volume of the fluid is more than 2 liters, single deep pocket is more than 8 centimeter and AFI is more than 25 centimeter. So next topic है normal labor. So the most common cause of non-engagement of head in primary gravida at term कौन सा रहेगा? Deflexed head. Normally head की पोजीशन क्या रहती है? Flexed. इसमें क्या होगा? Deflexed, जिससे क्या होगा? जो diameter रहेगा वो बढ़ जाएगा. And the second one is occipito posterior position of the head. Okay, and the second most common cause क्या होगा for the non engagement of head? CPD, cephalopelvic disproportion. Okay, so adequate uterine contractions आप कब कहेंगे कि ये जो uterine contractions हैं ये हैं adequate? 3 contractions in 10 minutes. इसको हम कहेंगे frequency. Okay, each contraction lasts for 45 seconds. Duration and pressure कितना होना चाहिए? 65 to 75 mm of Hg. Intensity. 3 contractions in 10 minutes. Each contraction lasts for 45 seconds and pressure of 65 to 75 mm of Hg. So next one is induction of labor. Induction means to induced. यहाँ पे हमें यूट्रस की contractions है इनको start करना है. Means initiation of uterine contraction in a quiescent uterus. Means यहाँ पे यूट्रस में कोई हलचल नहीं है, हमें यहाँ पे लेबर को स्टार्ट करना है. इसको कहते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर. एंड द ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर मीन्स एक्सेलरेशन द प्रोसेस ऑफ लेबर चल रहा है, लेबर का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन हमें इसको बढ़ाना है इन एन inadequately uterine contraction. अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एडिक्वेटली नहीं है. So next point is very important, components of active management of third stage of labor. इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज इंजेक्टिंग यूट्रोटॉनिक एजेंट्स.
Most commonly used is oxytocin. Second one is delayed cord clamping after 1 minute. Placenta delivery by controlled cord traction. And the third point is intermittent assessment of uterine tone up to 2 hours. हम चेक करेंगे every 15 minutes के बाद. Okay. So next topic है preterm labor. Preterm labor means if the labor starts before 37 weeks of gestation. Before 37 weeks of gestation. इसको कहते हैं हम preterm labor. So the corticosteroid should be given to all the cases of preterm labor. अगर हम corticosteroids नहीं देंगे तो fetus की lung में चोटी नहीं होगी, जिससे क्या होगा? Respiratory distress syndrome. Okay. So कौन कौन सी ड्रग है? First one is dexamethasone. Dexamethasone की डोज क्या रहेगी? 6 milligram into 12 hourly into 4 doses. And betamethasone की 12 milligrams 24 hourly 2 doses. So next है drug given to reduce uterine contraction during preterm labor with least side effects. Least side effects क्या आएंगे? Nifedipine. Nifedipine. This one is a drug of choice in case of preterm labor. And the indomethacin, if used more than 32 weeks, leads to premature closure of ductus arteriosus. अगर इंडोमेथोसिन देना है हम दे सकते हैं बिफोर 2 weeks of gestation. So best tocolytic in heart disease patient कौन सा होगा? Atosiban. Atosiban. So fetal fibronectin more than 50 nanogram per deciliter in cervicovaginal discharge beyond 22 weeks of gestation and before rupture of membrane is predictive of preterm labor. Preterm labor. So nitrazine paper test is done for differentiate between amniotic fluid and vaginal discharge. So जैसे हमारे पास पेशेंट आएगा इन केस ऑफ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन सैंपल कलेक्ट करेंगे और सैंपल में हम क्या डिप करेंगे? नाइट्रोजन पेपर. अगर तो कलर हो रहा है ब्लू इट मींस एमनियोटिक फ्लूइड, अगर कलर रह रहा है येलो इट मींस वेजाइनल डिस्चार्ज. सो नेक्स्ट टॉपिक है postpartum hemorrhage. So most common cause of postpartum hemorrhage is atonic uterus. Atonic uterus in 80% cases. In 80% cases. तो एटोनिक यूट्रस का कॉज क्या रहेगा? अगर तो यूट्रस बिग है. बिग कौन सी कंडीशन में होगा? इन केस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी, इन केस ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियोस. ओके. सो डायबिटिक मदर जैसे मैक्रोसोमिया हो गया है अगर फीटस में. सो अदर कॉजेस क्या होंगे? फाइब्रॉइड यूट्रस या फिर प्रोलॉन्ग्ड लेबर मोर देन 24 आवर्स. सो इस कंडीशन में क्या होगा? एटोनिक यूट्रस. And the most common cause of secondary PPH क्या होगा? Retained placental bits. Retained placental bits. So primary postpartum means if the bleeding occurs within 24 hours of delivery. Secondary postpartum means if the bleeding occurs after 24 hours to till 12 weeks after delivery. So a patient after delivery goes into shock. Most probable cause.
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली आफ्टर शॉक होता है या आफ्टर डिलीवरी शॉक होता है, जो विद इन लेबर के टाइम पे होता है, इनके क्या कॉजेज हो सकते हैं। सो अगर तो पेशेंट को शॉक होता है आफ्टर डिलीवरी, देन कॉज क्या रहेगा, पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉक इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, क्या होगा, यूट्राइन inversion, uterine inversion. And the most common cause of unexplained shock at the time of delivery, amniotic fluid embolism. Okay. So according to WHO, first line of drug to prevent and treat PH is oxytocin. डोज क्या रहता है, 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट आईवी इन्फ्यूजन, हमेशा इन्फ्यूजन में देंगे। अगर हम स्टैट दे देंगे आईवी, देन क्या होगा, हाइपोटेंशन। एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीपीएच क्या होगा, कार्बोप्रोस्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। So injection methyl ergometrin is a contraindicated। कौन से कंडीशन में contraindicated होगा, आपको याद रखना है, निमोनिक टॉपर। T means after delivery of first twin। O means organic heart disease। P pre-eclampsia, and the last one R means RH incompatibility, So most common cause of uterine inversion means fundus of the uterus, ये क्या हो जाएगा, inverted into the uterine cavity के अंदर की ओर टर्न हो जाएगा, इसको कहते हैं uterine inversion। कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज होगा, मिसमैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। So next topic है ectopic pregnancy means if the implantation of the blastocyst occurs outside the uterine cavity, so इसको कहते हैं ectopic pregnancy। So outcomes क्या होगा ectopic pregnancy में, या तो ट्यूबल रप्चर होगा या फिर ट्यूबल अबॉर्शन। So outcome of ectopic pregnancy, जैसे मैंने आपको बताया, ट्यूबल रप्चर की मोस्ट कॉमन साइट क्या रहेगी, isthmus पार्ट ऑफ द fallopian tube। एंड द ट्यूबल अबॉर्शन में क्या रहेगी, एम्प्यूला इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्यूबल अबॉर्शन। सो हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसमें होगा, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल में हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो नेक्स्ट में भी चांसेस रहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यहाँ पे पहले मैंने आपसे पूछा मोस्ट कॉमन रिस्क क्या होगा, एंड यहाँ पे है मोस्ट कॉमन कॉज, तो कॉज क्या रहेगा, PID, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। अगर किसी फीमेल में रिकरेंट PID है तो चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी बढ़ जाएंगे। So in the fallopian tube, ectopic pregnancy will have longest survival in interstitium part, जो सबसे नैरोएस्ट पार्ट रहता है fallopian tube का, up to 10 to 12 weeks, and this one is the most dangerous type of ectopic pregnancy. So indication of medical management in ectopic pregnancy, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। तो इंडिकेशन क्या रहेंगी मेडिकल,
management की in case of ectopic pregnancy. First one is size. Size of the sac should be less than 4 centimeter. Cardiac activity absent. The cardiac activity is absent, and the beta HCG levels should be less than 5000 international unit per liter. And drug of choice क्या रहेगा? Methotrexate. Methotrexate. Drug of choice. But medical management तब करेंगे if the patient is stable, motivated and compliant. So best management of unruptured ectopic pregnancy. या तो जो ectopic होगी वो ruptured होगी या फिर unruptured होगी. In case of ruptured ectopic pregnancy, always हम plan करेंगे surgery. So do unilateral salpingectomy, removal of fallopian tube. So molar pregnancy means excessive proliferation of the trophoblast, जिससे क्या होगा? पूरा यूट्रस भर जाएगा. इसको कहते हैं मोलर प्रेगनेंसी. सो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मोलर प्रेगनेंसी क्या रहेगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग. फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग, PV. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 कंडीशंस है जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है. फर्स्ट वन इज मोलर प्रेगनेंसी, ectopic pregnancy and abortion. Snowstorm appearance is seen in complete mole. And P57 KIP2 immunostaining is positive in partial mole. In case of partial mole. मोलर प्रेगनेंसी 2 टाइप्स की होती है, कंप्लीट मोल एंड पार्शियल मोल. So thecal lutein cyst in molar pregnancy resolves spontaneously after suction and evacuation. So suction and evacuation के बाद जो thecal lutein cyst होते हैं ये 3 to 4 months के बाद अपने आप ही डिसॉल्व कर जाते हैं. इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती. So follow up in a patient of H mole is done by serum beta HCG levels monitoring. जब भी हम सक्शन एंड इवैक्यूएशन करेंगे इसके बाद हम पेशेंट को फॉलो अप पे बुलाएंगे. हम क्या चेक करेंगे? बीटा एचसीजी लेवल्स. क्यों चेक करेंगे? बिकॉज मोलर प्रेगनेंसी तो एक बिनाइन डिजीज है लेकिन चांसेस ऑफ मेलिग्नेंसी भी इसमें रहता है. So after suction evacuation, pregnancy is contraindicated for 6 months. And यहाँ पे contraceptive of choice क्या रहेगा? OCPs. And most common gestational trophoblastic neoplasia after molar evacuation is invasive mole. Invasive mole. Okay. So most common site of metastasis in choriocarcinoma, that is lungs. So जैसे मैंने आपको बताया मोलर प्रेगनेंसी 2 टाइप्स की होगी, कंप्लीट मोल एंड पार्शियल मोल. ये एक बिनाइन डिजीज है. और GTN मींस जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया. इसमें 4 टाइप्स रहेंगे, इन्वेजिव मोल, कोरियोकार्सिनोमा, प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज एंड एपिथेलियल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स. ओके, सो यहाँ पे मैलिग्नेंसी के चांसेस ज्यादा रहते हैं. तो यहाँ पे आपको पूछे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इन कोरियोकार्सिनोमा क्या रहेगा? लंग्स. एंड द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग ऑन चेस्ट एक्सरे क्या रहेगा? कैनन बॉल अपीयरेंस. सो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल प्रेगनेंसीज. सो ऑल मोनोकोरियोनिक ट्विंस हैज पुअर प्रोग्नोसिस. इनका प्रोग्नोसिस रहता है पुअर एज कंपेयर टू डाइकोरियोनिक ट्विंस. सो ऑन अल्ट्रासाउंड ट्विन पीक साइन एंड लैम्डा साइन सीन इन डाइकोरियोनिक diamniotic and T sign is seen in monochorionic and diamniotic twins.
So mode of delivery in twin pregnancy depends on presentation of first twin. Presentation of first twin. Only indication for internal prodalic version is seen in second twin in transverse line. Monochorionic twins delivered by cesarean section at 32 to 34 weeks after giving corticosteroids. तो 32 34 वीक्स क्यों? क्योंकि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है? सिजेरियन सेक्शन. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. सो इन ए प्रेग्नेंट फीमेल if the BP is more than 150/100, urine protein creatinine ratio more than 0.3, तो it means ये केस क्या हुआ? Pre-eclampsia. Pre-eclampsia. So in PIH, impending signs of eclampsia are: first one, visual symptoms, severe headache and epigastric pain. So most common cause of death क्या होगा? Intracranial hemorrhage. Intracranial hemorrhage. So low dose aspirin is given to prevent pregnancy induced hypertension in high risk pregnancies only from 12 weeks onwards. So antihypertensives not safe in pregnancy कौन से होंगे? ACE inhibitors and enalapril. So these two drugs are not safe in pregnancy. So drug of choice for severe preeclampsia is labetalol. So definitive treatment of PIH क्या रहेगा? Termination of pregnancy. So termination of pregnancy की क्या टाइमिंग रहेगी? In case of mild preeclampsia, more than and equal to 37 weeks. In case of severe preeclampsia, 34 weeks. But in case of eclampsia, impending eclampsia, HELP syndrome, यहाँ पे immediate termination of pregnancy irrespective of period of gestation. यहाँ पे हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ही. So drug of choice for prevention and treatment of seizures in females with PIH, magnesium sulfate. कौन सी ड्रग देंगे? मैग्नीशियम सल्फेट. So next है RH isoimmunization. So sequence of RH incompatibility are not serious during first pregnancy because in first pregnancy only IgM antibodies are formed. So first pregnancy में IgM antibodies formation होगा जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेंगे. आफ्टर IgM 6 मंथ्स के बाद होगा IgG का फॉर्मेशन जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है.
So anemia in fetus can be detected by sinusoidal heart wave pattern and the Doppler of middle cerebral artery to check PSV. PSV means peak systolic velocity. So indirect Coombs test is done to assess if Rh negative pregnant woman is sensitized. So indirect Coombs test is done to assess if Rh negative pregnant woman is sensitized or not. हमें ये चेक करना होता है मैटरनल सीरम सैंपल से कि मदर में एंटी-डी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है. सो फॉर एंटीपार्टम प्रोफाइलैक्सिस गिव इंजेक्शन एंटी-डी 300 माइक्रोग्राम टू प्रेग्नेंट फीमेल एट 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. इसको कहते हैं हम एंटीपार्टम प्रोफाइलैक्सिस. व्हाई 28 वीक्स पे क्यों देंगे? क्योंकि चांसेस ऑफ फीटो मैटरनल हेमरेज बढ़ जाते हैं इन थर्ड ट्राइमेस्टर. आफ्टर डिलीवरी, जैसे ही डिलीवरी होगी हम चेक करेंगे बेबी का RH नेगेटिव है या पॉजिटिव है. इफ द बेबी इज RH पॉजिटिव देन हम फिर से डोज देंगे एंटी-डी की, जिसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम प्रोफाइलैक्सिस. If the antibody titers are more than 1:16, then check PSV, peak systolic velocity, in middle cerebral artery by Doppler. इससे हम चेक करेंगे कि फीटस में एनीमिया कितना हुआ है. अगर फीटल एनीमिया हो जाता है, इसका कारण क्या रहेगा? हीमोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसीज. इतने ज्यादा हो जाएंगे कि HB फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा. सो 300 माइक्रोग्राम ऑफ एंटी-डी इज इक्वल टू 1500 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एंटी-डी which neutralizes 15 ml of D positive red cells or 30 ml of feto-maternal hemorrhage. Clay-Horr-Bethke test is done to know the exact volume of feto-maternal hemorrhage. Feto-maternal hemorrhage. So next topic है diabetes in pregnancy. ये भी बहुत important है. So universal screening for GDM is preferred for all pregnant females. First screening कब करेंगे? At first antenatal visit. Okay, and second screening 24 to 28 weeks of gestation. यहाँ पे चांसेस रहते हैं GDM होने के. ओके, सो प्री जेस्टेशनल डायबिटीज लीड्स टू, अगर किसी फीमेल को पहले से, प्रेगनेंसी के पहले से ही डायबिटिक है वो पेशेंट, देन क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी? कॉन्जेनाइटल malformations. So according to DIPSI guidelines, irrespective of previous meal, 75 gram of sugar is given to the pregnant female. So sugar levels are estimated after 2 hours. 2 घंटे के बाद हम sugar level check करेंगे. If the levels are more than equal to 140 milligram per deciliter, then ये case क्या हुआ? GDM. Okay, but if the levels are equal to and more than 200 milligram per deciliter, then overt diabetes. So in pregnant diabetic females, sugars level should be maintained. कितने होनी चाहिए normal values? Fasting blood sugar should be less than 92
2 hours PP should be less than 120 and HbA1c 6, less than 6. Oral hypoglycemic agents which are contraindicated in pregnancy. सभी contraindicated रहते हैं except metformin and glyburide. Except metformin and glyburide. So all pregnant females with overt diabetes should undergo fetal echo at 22 to 24 weeks of gestation. क्योंकि अगर कोई फीमेल पहले से ही डायबिटिक है तो चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज बढ़ जाते हैं फीटस में, तो अभी हम रिकमेंड करते हैं fetal echo at the time of 22 to 24 weeks. So congenital malformations in fetus seen in cases of overt diabetes. जितनी भी congenital problem रहेंगी fetus में वो रहेंगी in case of pre-gestational diabetes. So most common system कौन सा involve होगा? Cardiovascular system, then central nervous system. And most common anomaly overall कौन सी रहेगी? Ventricular septal defect, then neural tube defects. And the most specific anomaly जो हमें कि जो डायबिटिक फीमेल है, जो प्री जेस्टेशनल डायबिटिक है, इसके फीटस में मिलेगी, दैट इज sacral agenesis या caudal regression syndrome. And the most specific cardiovascular system anomaly कौन सी रहेगी? TGA. TGA means transposition of great arteries. So next topic है shoulder dystocia, means delay in delivery of shoulder more than 1 minute after the delivery of the head. So in case of shoulder dystocia, sudden pulling back of head towards the perineum, means बेबी का हेड तो डिलीवर हो गया लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हेड है वो पेरिनियम की ओर बैकवर्ड जा रहा है, जिसको हम कहते हैं टर्टल साइन. First maneuver performed along with suprapubic pressure in case of shoulder dystocia. So ये है Mac-Roberts maneuver. Okay. So most common nerve injury in Mac-Roberts maneuver क्या होगी? Lateral cutaneous nerve injury of thigh. And most common fetal complication क्या होगी? Brachial plexus injury, जिसमें क्या हो जाएगा? Herb paralysis and Klumpke's paralysis. So herb paralysis में क्या होगा? Damage होगी nerve roots, कौन सी? C5 to C6, और in case of Klumpke's paralysis C8 and T1. So attempt to rotate fetus shoulder 180 degree until the impacted shoulder is released, done by. शोल्डर डिस्टोशिया में होता क्या है, जो एंटीरियर शोल्डर है वो स्टक कर जाएगा बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस. तो यहाँ पे जो मनूवर कर रहे हैं 180 डिग्री रोटेशन वाला, इसको कहते हैं वुड कॉर्कस्क्रू मैन्यूवर. ओके. So next topic है malpositions. So malpresentations are most commonly किन में मिलेंगी हमें? multiparous females.
The commonest cause of occipito-posterior position of fetal head during labor कौन से pelvis में होगा? एंड्रॉइड pelvis. एंड्रॉइड pelvis. यहाँ पे क्या हो जाएगा? डीप ट्रांसफर अरेस्ट. सो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, इसमें क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. ओके, एंड्रॉइड pelvis and the persistent occipito-posterior position is seen in anthropoid pelvis. Anthropoid pelvis. In bro presentation, presenting diameter कौन सा होगा? मेंटो वर्टिकल. ब्रो प्रेजेंटेशन में मेंटो वर्टिकल, लार्जेस्ट डायमीटर 14 सेंटीमीटर. 14 सेंटीमीटर. So face presentation is most commonly seen in platypuloid pelvis. Platypuloid pelvis. So all pregnant females should be screened for rubella. Rubella in first trimester. So if rubella is detected, then it is indication to do MTP. MTP क्यों करेंगे? Because rubella is the most teratogenic congenital infection. So अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को रूबेला इन्फेक्शन हो जाता है तो चांसेस ऑफ कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम 90% होते हैं. ओके, सो अगर फीमेल मदर को है, देन अगर फीटस को भी हो गया, देन यहाँ पे हमें एमटीपी करनी पड़ेगी. सो रूबेला वैक्सीनेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी बिकॉज ये लाइव वैक्सीन है. ओके, सो कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ heart disease, cataract, and deafness. And the most common cause of sensory neural hearing loss in neonate कौन सा रहेगा? CMV infection. CMV infection. So, drug of choice for treating mother with toxoplasma, that is spiramycin. Spiramycin. So, parvovirus B19 is the most common infectious cause for hydrops fetalis. Hydrops fetalis. So, next one is neonatal varicella syndrome occurs if mother gets infected 5 days before delivery to 2 days after delivery. So, active genital herpes during labor is an indication for cesarean section. अगर किसी फीमेल को at the time of labor एक्टिव जेनाइटल हर्पीज है तो यहाँ पे हम वेजाइनल डिलीवरी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं. बिकॉज तो अगर किसी फीमेल को ड्यूरिंग लेबर एक्टिव जेनाइटल हर्पीज है तो यहाँ पे वेजाइनल डिलीवरी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीपार्टम हेमरेज. इस पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं एंटीपार्टम हेमरेज पे, या तो प्लेसेंटा प्रीविया पे या फिर अब्रप्शियो प्लेसेंटा. सो एंटीपार्टम हेमरेज मींस any bleeding in the genital tract of the female after 28 weeks of pregnancy, या फिर कोई भी bleeding अगर होती है in third trimester, इसे हम कहते हैं antepartum hemorrhage. So velamentous insertion of umbilical cord in which cord is first attached to membranes and then to placenta leads to cord injury. इसको हम कहते हैं vasa previa. Vasa previa. So most common cause of antepartum hemorrhage क्या है? Abruptio placenta, and the second one is placenta previa, and other cause में क्या आता है? Vasa previa. So best time to do ultrasound for localizing placenta, third trimester. Third trimester. Per abdomen examination findings क्या होंगी in case of abruptio placenta and placenta previa. So in case of placenta previa, uterus हमें कैसा फील होगा? Relaxed, soft and non-tender.
सो इन केस ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा यूट्रस कैसा होगा? हार्ड, टेंडर एंड टेंस्ड. Okay. So in case of abruptio placenta, thromboplastin is released. Okay. ये क्या होता है? यूट्रोटॉनिक एजेंट, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देता है, which leads to uterine contractions. मीन्स जब भी अब्रप्शियो प्लेसेंटा का पेशेंट आएगा तो हमेशा वो लेबर में ही आएगा. सो मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिक कॉज ऑफ DIC क्या रहेगा? अब्रप्शियो प्लेसेंटा. So if patient is diagnosed as the case of placenta previa, having history of cesarean section in previous pregnancy, then always rule out placenta accreta. Most common cause of transverse lie at term. Most common cause क्या रहेगा? placenta previa. So next topic है abortions. Abortions means fetal loss at less than 20 weeks. According to WHO criteria, expulsion and extraction of fetus or embryo weighing less than 500 grams. And the early pregnancy loss means abortions at before 12 weeks. So stillbirth means pregnancy loss at more than 20 weeks. इसको कहते हैं stillbirth. So an embryonic pregnancy, if the mean sac diameter is more than and equal to 25 mm and no embryo is seen, इसको कहते हैं an embryonic pregnancy, means belated ovum. Most common cause of abortions in first trimester क्या होगा? Aneuploidy. Defect in chromosome numbers and chromosome makeup. So commonest cause of first trimester abortion क्या रहेगा? Monosomy X. So most viable ट्राइसोमी कौन सी होगी? डाउन सिंड्रोम. देखो जितनी भी ट्राइसोमीज हैं इनमें 85 to 90% ये अबॉर्ट कर जाती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. सिर्फ डाउन सिंड्रोम ही ऐसा है जिसमें अबॉर्शन सिर्फ 30% केसेस में होता है, अदरवाइज ये जो ट्राइसोमी है ये वाइबल रहती है. सो रिकरेंट अबॉर्शन मीन्स मोर देन एंड इक्वल टू 3 pregnancy losses. So most common single most cause of recurrent abortion क्या होता है? APLA. APLA means antiphospholipid antibodies. So in APLA syndrome, antibodies are formed against phospholipids which are present on the cell membrane. So these antibodies are lupus anticoagulant, so these antibodies are, first one lupus anticoagulant, second one anticardiolipin, and the third one is anti-beta 2 glycoprotein.
तो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, बॉडी में सब जगह थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन, थ्रोम्बोस बन जाते हैं पूरी बॉडी में, आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में। इससे क्या होगा, IUGR, IUD, स्टिल बर्थ, अबॉर्शन, ये सब चांसेस बढ़ जाते हैं। सो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कॉजेज मिड ट्राइमेस्टर abortions, mid trimester abortions means second trimester में most common क्या cause रहेगा, cervical incompetence. Okay, so this one is the last topic. So thank you for being with us.